Assalamu alaikum. This is me Nadia Sarwat. Welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic of green chemistry, that is a life cycle assessment. Life cycle assessment basically एक ऐसा टूल है, ऐसी मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस या फिर किसी भी प्रोसेस के होल लाइफ साइकिल के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। होल लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तब सबसे पहले स्टेज में वो हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती है। रॉ मटेरियल से नेक्स्ट हम प्रोसेसिंग के थ्रू अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल करते हैं। सो इस प्रोसेसिंग की स्टडी और उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे उसको फिर डिस्पोज करेंगे, इन तमाम चीज़ों की असेसमेंट को कहते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट। और इसका बेसिक एम ये होता है हम प्रोडक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को डीपली स्टडी कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स शो कर रहा है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल असेसमेंट इज़ अ methodology for assessing environmental impacts associated with all the stages of life cycle of commercial products, process or service. होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होती है। सो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। हमारे पास है इन कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बाय रिमूविंग सम अदर वेस्ट मटेरियल। लाइक हम ग्राइंडिंग करते हैं, हम ड्रिलिंग करते हैं, तो अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट रख लेते हैं अपने पास, बाकी की कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आती हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हम कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल सिस्टम के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसके बाद हम मार्केट के अंदर सेल कर देंगे। सेल करने के बाद बस दैट सेट। और उसके बाद तब हमारा कंसर्न आएगा, मैन्युफैक्चरर का कंसर्न तब आएगा जब प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाएगा। दिस इज़ द प्रोडक्ट डिफेक्ट। तो बेसिकली प्रोडक्ट डिफेक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट डिफेक्ट ये होता है कि जो हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, मैन्युफैक्चर की है, उसका कोई ना कोई तो एम होता है ना, कोई गोल होता है, कोई मकसद होता है कि ये इस पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई है। तो वो जब प्रोडक्ट वो गोल पूरा ना करी हो, वो मकसद पूरा ना करी हो, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट डिफेक्ट। देन हमने इंडस्ट्रियल इकोलॉजी के एक सिस्टम को कंसीडर किया। इसका मकसद ये था कि हम प्रोडक्ट के होल लाइफ साइकिल को स्टडी कर सकें, उसको कंसीडर कर सकें। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी क्या चीज़ है? बेसिकली इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम किसी भी मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम कर सकें और इसके अंदर और वहाँ पर हम एनर्जी फ़्लो को इंक्रीज़ कर सकें। और इसका एक मकसद ये भी होता है कि हम ऐसे इंडस्ट्रियल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकें, फाइंड आउट कर सकें जिनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हो और वहाँ पर वेस्ट कम जनरेट हो रहा हो। इस इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? वो ये है लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट के कुछ गोल्स हैं। उनके अंदर क्या चीज़ आती है? उनके अंदर ये आता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या अपने प्रोसेसेस के अंदर, ये हमने अपनी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी कि हम लाइफ साइकिल असेसमेंट का मेन गोल ये होता है कि प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर अपनी जो प्रोसेस है उसके अंदर हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को डिटरमाइन करना है, मेजर करना है। देन हमने उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। मिनिमाइज़ हम किस तरह से करेंगे? हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिनकी मदद से हम उन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकें, रिड्यूस कर सकें। So before we start the life cycle assessment, we must have to determine what is the scope of assessment.
व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस लाइफ साइकिल असेसमेंट। सो लाइफ साइकिल असेसमेंट का स्कोप ऑफ असेसमेंट का मतलब ये है कि हमने किस चीज़ को इस लाइफ साइकिल असेसमेंट के अंदर स्टडी करना है, किस चीज़ को हमने कंसीडर करना है और किसको नहीं करना। सो देयर आर सम पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन दिस असेसमेंट। उसके अंदर क्या चीज़ आती है, टाइम पीरियड को हमने कंसीडर करना होता है, एरिया को कंसीडर करना होता है, इसके बाद काइंड ऑफ मटेरियल जो हम यूज़ करें उसको कंसीडर करना है। देन हमारे पास प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स, जो हम प्रोसेसेस यूज़ करे होंगे हमने उनको कंसीडर करना है, और हमने प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना है जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट बन रही होंगी। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डबलिंग हो गई है। सो हम देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम इंसेक्टिसाइड्स को केमिकली सिंथेसाइज करवा रहे हैं। इस इंसेक्टिसाइड की केमिकल सिंथेसिस से क्या होगा, केमिकल वेपर्स इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होंगे। ये हार्मफुल वेपर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होंगे। सो यहाँ पे लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या करेगी, लाइफ साइकिल असेसमेंट ऐसे पैरामीटर्स को कंसीडर करेगी जिनको हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, रिलीज्ड हार्मफुल वेपर्स को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, रिलीज्ड हार्मफुल वेपर्स को कैप्चर करेंगे और उनको फिर हम कुछ ऑल्टरनेटिव वेज को यूज़ करते हुए उनको एज अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट डिस्पोज कर देंगे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें लाइफ साइकिल असेसमेंट की, तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स को केमिकली सिंथेसाइज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इसके लिए कुछ एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हों जो हम यूज़ में ला सकें, जो इन हार्मफुल वेपर्स को मिनिमाइज़ कर सकें, या फिर उस प्रोसेस के अंदर हार्मफुल वेपर्स जनरेट ही ना हो। सो इज़ दैट क्लियर? सो लेट्स डिस्कस के लाइफ साइकिल असेसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर 3 तरह के एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अ इन्वेंट्री एनालिसिस, सेकेंड इज़ इम्पैक्ट एनालिसिस एंड थर्ड इज़ इम्प्रूवमेंट एनालिसिस। इन्वेंट्री एनालिसिस के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी मटेरियल कंजप्शन के बारे में और रिलीज़ ऑफ वेस्ट के बारे में। और ये वेस्ट कहाँ से रिलीज़ होगा, ये रॉ मटेरियल की कंजप्शन से रिलीज़ होगा। और ये रॉ मटेरियल्स जो हैं हमारे पास कहाँ से आते हैं, जब हम हम कोई अपनी प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास रॉ मटेरियल का होता है कि हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में हमारी प्रोडक्ट मौजूद होती है। फिर हम उसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं, तब जाकर हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलती है, और उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के नतीजे में हमारे पास कुछ ना कुछ वेस्ट आता है। तो इन्वेंट्री एनालिसिस हमें उसी वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस बेसिकली हमें इन्वायरमेंटल और रिसोर्स इम्पैक्ट्स के बारे में बताएगा, किसी भी प्रोडक्ट के इन्वायरमेंटल और रिसोर्स इम्पैक्ट के बारे में बताएगा। रिसोर्स इम्पैक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग के नतीजे में इन्वायरमेंटल में जो हज़ार्डियस इफेक्ट हो रहे होते हैं, डैमेजेस हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कि दीज आर रिसोर्स इम्पैक्ट्स। और इसके अंदर हम ये इम्पैक्ट एनालिसिस हमें अलाउ करता है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करें जिससे हम एक रिकवरी स्ट्रेटजी प्लान कर सकें। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ द इम्प्रूवमेंट एनालिसिस के अंदर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमने कौन सी मेजर्स को यूज़ करते हुए अपनी इन इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करना है। मींस कि हमने लाइफ साइकिल असेसमेंट के थ्रू कौन से ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हुए इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को या रिसोर्स इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन दी लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो अगर हम लाइफ साइकिल असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है हमें चॉइस फ्राहम करती है, हमें ऑल्टरनेटिव्स दे रही होती है कि हम उन ऑल्टरनेटिव्स को फॉलो कर सकते हैं, और उनको फॉलो करते हुए हम इन इम्पैक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। जो हमारे पास वेस्ट जनरेट हो रहा होता है, हम उसकी अमाउंट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो
यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कंसीडर करने के लिए ये है कि लाइफ साइकिल असेसमेंट हमें ऐसे पाथवेज देता है जिसके अंदर हम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की जगह सिंथेसिस रूट को फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू नोट डाउन यहाँ पे, कि हम केमिकल मैन्युफैक्चर को जब अवॉइड करेंगे, मीन टू से इसके ऑल्टरनेटिव कोई पाथवे लेके आएंगे, कोई रूट लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हज़ार्डियस वेपर्स वगैरह या हज़ार्डियस केमिकल वेस्ट जो जनरेट हो रहा होता है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारे इम्पैक्ट्स जो होंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स और रिसोर्स इम्पैक्ट, उनमें कमी आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट जब हम करवाते हैं, जब ये हम प्रोसेस करवाते हैं, तो तब हमें 3 मेजर कैटेगरीज़ को कंसीडर करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वो 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? उसके अंदर प्रोडक्ट आ जाती है, उसके अंदर प्रोसेसिंग आ जाती है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। और इन तीनों के ऊपर यहाँ पर इन्वायरमेंटल और रिसोर्स इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा हमें पता ही है कि प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ आती है, वो फैसिलिटीज़ आती हैं जो हमारे कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग वो मेथड है जिसके नतीजे में हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर हम फैसिलिटी की बात करते हैं तो फैसिलिटी के अंदर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स जिनके अंडर हम अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। और अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स प्रोसेसिंग के नतीजे में आते हैं, क्योंकि यहाँ से हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हमें आएंगे प्रोसेसिंग से, ठीक है। और नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं एक पेपर मैन्युफैक्चर की। ये एग्जांपल किसकी है? लाइफ साइकिल असेसमेंट की। और अगर हम बात करें पेपर मैन्युफैक्चर की, तो यहाँ पे पेपर मैन्युफैक्चर का कोई एज सच इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम पेपर को इम्प्रॉपरली भी डिस्कार्ड कर दें तो वो एज सच कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करता, मीन उसका कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। अगर हम पेपर मेकिंग की बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर सबसे पहले आता है हार्वेस्टिंग ऑफ वुड। हार्वेस्टिंग ऑफ वुड एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जब हम दरख्त लगाते हैं तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है पेपर मेकिंग की तरफ, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में हम करते ये हैं, हम पल्पिंग प्रोसेस करवाते हैं, केमिकली इंटेंसिव पल्पिंग प्रोसेस। इसके अंदर हम वुड चिप्स, जो हमने पहला स्टेप किया है, इसके नतीजे में जो हमारे पास वुड आएगी उसकी हम जो हमारे पास पहले स्टेप में हमने जो वुड बनाई थी उसकी हम वुड चिप्स तैयार करेंगे। और उसके बाद उन वुड चिप्स को केमिकली हम ट्रीट करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास एक पल्प बन जाएगा। और थर्ड स्टेप के अंदर हम उस पेपर पल्प की फ़ाइनल फैब्रिकेशन करवाएंगे। इस फाइनल फैब्रिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम इस पल्प को ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद हम उसको पेपर की फॉर्म में ले आते हैं, तो हमारे पास वो फाइनली पेपर आ जाता है। और फाइनल फैब्रिकेशन क्योंकि एक प्रोसेस है, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, इसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। और इसके पेपर मेकिंग के नतीजे में पेपर मेकिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होता है। ये क्या कर सकता है? ये एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है और ये वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकता है। लेकिन हम अपनी प्रोसेसेस के थ्रू मींस के ऑल्टरनेटिव्स अगर हम यूज़ करें तो इस पेपर मेकिंग प्रोसेस को हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। जिसका इंडस्ट्रियल इकोलॉजी तो हमें पता ही है, हमने उसके अंदर हमने ऐसे इंडस्ट्रियल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, फाइंड आउट करना होता है जो सबसे कम वेस्ट जनरेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे अल्टरनेटिव्स को यूज़ करेंगे जिसको हम मैक्सिमम रिसाइकल कर सकें।
ताकि हम सिग्निफिकेंट पोल्यूशन पोटेंशियल को इग्नोर कर सकें, मीन टू से कि मिनिमाइज कर सकें। सो दिस इज़ अबाउट द पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी है कि हमने इसकी जब हम दरख्त लगाते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप के अंदर हम पल्पिंग प्रोसेस करवाते हैं और इसके अंदर हम केमिकल पल्पिंग करवा रहे होते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर फाइनल फैब्रिकेशन करवाते हैं और फाइनल फैब्रिकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है और इन्वायरमेंट और इसके अंदर हम सबसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वाटर की लार्ज अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पे एयर और वाटर पोल्यूशन कॉज हो रहा होता है, लेकिन हम इसको अपनी प्रोसेसिंग के थ्रू, हम लाइफ साइकिल असेसमेंट के थ्रू ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हुए हम इस प्रोसेस को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं, ताकि हम वेस्ट को साइड इफ़ेक्ट्स को, मीन टू से कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को, मीन टू से वाटर और एयर पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ऐसे मटेरियल्स को हम यूज़ करेंगे जिनको हम मज़ीद रिसाइकल कर सकें और सिग्निफिकेंट पोल्यूशन पोटेंशियल्स को मिनिमाइज़ कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट। सो अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फैसिलिटीज़ की या रिसोर्स इम्पैक्ट की, तो ये वेरी करता है। और अगर हम स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे मेन 3 इंडस्ट्रीज़ आती हैं। उसकी हम देखते हैं कि किस तरह से इम्पैक्ट फैसिलिटीज़ जो है वेरी करता है। अगर हम स्टील मिल्स की बात करें, स्टील मिल्स के अंदर स्टील में जब हम प्रोडक्शन करवाते हैं स्टील की, तो उसके नतीजे में हमारे पास एयर पोल्यूशन, सॉलिड बाय प्रोडक्ट और रेजिड्यूज वगैरह जनरेट हो रहे होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर जिनका इन्वायरमेंट के ऊपर ख़ासा इम्पैक्ट होता है। और अगर हम पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें, आपको पता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर ऑयल आ जाता है, ठीक है। ऑयल जो है ये कोल से क्लीनर होता है, बट फिर भी इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है। और अगर हम क्रूड ऑयल को पेट्रोकेमिकल्स के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहें तो इसके नतीजे में एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी डेंजरस टॉक्सिन्स जो हैं रिलीज़ होंगे, जो कि ह्यूमंस और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। और अगर हम थर्ड टाइप की बात करें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की, तो इसमें हमें इसके अंदर हमें मतलब कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल होता है, यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल, उसको हमने रिमूव करके स्टोरेज पूल के अंदर और एक अदर स्टोरेज पूल के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र करना होता है और वहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ड्राई स्टोरेज कंटेनर्स के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सी न्यूक्लियर एमिशंस हो रही होती हैं, डेफिनेटली उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। सो वी कैन अगर हम बात करें लाइफ साइकिल असेसमेंट की, तो हम उसके थ्रू ऐसे ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं कि हम इनके इम्पैक्ट फैसिलिटी को या रिसोर्स इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसी मेथडोलॉजीज़, ऐसे टूल्स को हम ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करें कि हम इनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। सो अगर हम बात करें, अगर हम एक टिपिकली एक एग्जांपल लेते हैं कमर्शियल बिल्डिंग की, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर बहुत से लोग रह रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत से इंटरप्राइजेस भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो उसको हम मल्टीपल वेज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग सम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हुए उसको बहुत से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल असेसमेंट। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।